नमस्कार दोस्तों, आर्य ग्लोबल स्टडीज में आप सभी का पुनः स्वागत है। कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। हम लोग जो है हिस्ट्री पढ़ रहे थे और हिस्ट्री में हम लोग जो है मुगल काल जो है हम लोग पढ़ना स्टार्ट किए थे। कुछ क्लासेस मुगल काल की हो चुकी है। अगर आप अटेंड नहीं किए हैं तो जाकर अटेंड करिए, देखिए वीडियो को। और इतनी बेहतरीन तरीका से हमने जो है मुगल काल को पढ़ाया है कि आपको जो है याद करने की जरूरत नहीं होगी। इतनी बेहतरीन तरीका से आप लोगों को पढ़ाया गया है। तो अगर पिछले क्लास को अगर अटेंड नहीं किए तो जरूर अटेंड करिए, ताकि आगे जो है आपको समझ में आ सके। क्योंकि इतिहास जो है एक घटनाक्रम है, अगर स्टोरी की तरह जो है इसको पढ़ा जाता है। इसलिए स्टोरी का अगर पिछला पार्ट अगर आपको पता नहीं होगा फिर आगे पढ़ने में बहुत ही मुश्किल होगी। इसलिए जो है आपको पीछे की जो भी क्लासेस हुई है मुगल काल की वो आपको अटेंड करनी चाहिए। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं कि बाबर के बारे में कुछ चीज़ें जो है आज हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद जो है बाबर के बाद हम हुमायूं में प्रवेश कर जाएंगे। बाबर के बारे में जो है जो भी महत्वपूर्ण घटनाक्रम था, किस प्रकार से बाबर ने भारत पर आक्रमण किया, कितने बार आक्रमण किया, बाबर ने जिहाद का नारा कब दिया, इन सभी चीज़ों की घटना जो है हम लोग जो है देख चुके हैं। आज हम देखेंगे कि बाबर के द्वारा जो है कुछ महत्वपूर्ण कार्य किया गया है भारत में। अब कोई भी शासक आता है, विदेशी शासक खास करके, तो कुछ न कुछ लेके आता है। जैसे आपके घर में भी कोई मेहमान कुटुंब लोग आते हैं तो कुछ न कुछ लेके आते हैं, चाहे वो मिठाई लेके आए, चाहे पेड़ा लड्डू जो भी है उनके घर में, या पूरी बन रहा हो, ठकुआ बन रहा हो, कुछ भी हो, वो लेके आते हैं, कुछ न कुछ लेके आते हैं और इधर से फिर लेके भी जाते हैं अगर जाते हैं तो उसी प्रकार भारत में अगर बाबर आया था तो किस क्षेत्र से आया था? तो वैसे अपने जीवन का जो है महत्वपूर्ण समय उन्होंने काबुल में गुजारा था। तो काबुल, लेकिन उनका ओरिजिनल जो घर था वो था कहाँ पर? उज्बेकिस्तान का क्षेत्र, जो अभी जो है सेंट्रल एशिया में पड़ता है, वहाँ था। तो वहाँ से जब ये आए तो कुछ जो है वहाँ से अपना छाप जो है लेके आए और भारतीयों को जो है उनसे अवगत कराए। तो उसी के बारे में हम लोग आज थोड़ा सा चर्चा करते हैं, बाबर के बारे में। बाबर, देखिए बाबर जो थे वो जो है उनको लिखने में बहुत शौक था, वो लिखने का काम करते थे। जैसे कि पहले भी हम चर्चा किए हैं कि बाबर के द्वारा जो तुर्की भाषा में एक किताब लिखा गया था जिसको हम लोग तुजुक ए बाबरी या बाबरनामा उसी को कहते हैं। तो पहला पॉइंट बाबर के बारे में, बाबरी, तुजुक ए बाबरी, तुजुक ए बाबरी, तुजुक ए बाबरी, इसी को जो है हम लोग क्या कहते हैं? बाबरनामा, बाबरनामा, बाबरनामा। ये भाषा में लिखा गया था, तुर्की भाषा में। ये हम लोग पढ़ चुके हैं। तुर्की भाषा में लिखा गया था, लेकिन इसका अनुवाद जो है फारसी में भी किया गया, अंग्रेजी में भी किया गया। अगर आप लास्ट क्लास देखे होंगे तो आपको मालूम होगा। देखिए तुजुक ए बाबरी जो लिखा गया था वो बाबर के द्वारा खुद लिखा गया था। अब हम बात करते हैं कि बाबर ने जो है एक सिक्का चलाया था, चांदी का सिक्का था, वो चांदी का सिक्का चलाया था जिसका नाम रखा था शाहरुख। यानी बाबर के द्वारा जो है शाहरुख नाम का, जो हमारे देश में शाहरुख खान बहुत ही फेमस है, तो उसी प्रकार से जो है बाबर के द्वारा जो है अपने सिक्का का नाम क्या रखा था? तो शाहरुख रखा था। ये याद रखिएगा आप लोग कि शाहरुख नाम का जो है चांदी का सिक्का जो है बाबर के द्वारा चलाया गया था। बाबर को जो है बाग बनाने में बहुत ही दिलचस्पी था। यानी होता है ना कि फूल का हो गया या कोई भी पेड़ पौधा का जो है बाग बनाना, नहीं, आप लोग भी बागवानी करते होंगे, तो उसी प्रकार से बाबर को भी इन सभी चीज़ों में दिलचस्पी था। तो बाबर ने जो है आगरा में एक बाग का निर्माण किया था। आगरा में, आगरा में, आगरा में जो है उन्होंने बाग का निर्माण किया था, बाग का निर्माण किया था। इसी बाग को हम लोग जो है आराम बाग के नाम से जानते हैं। इसी आराम बाग में जो है बाबर को दफनाया गया था। तो आराम बाग, आराम बाग, तो आराम बाग की जो है निर्माण जो है किसके द्वारा किया गया था? तो बाबर के द्वारा किया गया था। और यह कहाँ पर है? तो आगरा में है। ये हम लोग जो है पहली बार चर्चा कर चुके हैं। अब हम देखते हैं कि बाबर के द्वारा जो है कुछ खेल जो था भारत में लाया गया था। बाबर जो है एक ऐसा महत्वपूर्ण खेल था जो बहुत खेलता था, कबूतर उड़ाना। अभी भी आप लोग देखते होंगे कभी कभी जो है ये दीपावली के त्यौहार के समय, या कह सकते हैं कि मकर संक्रांति के समय जो है ये त्यौहार जो है मनाया जाता है। लोगों के द्वारा जो है कबूतर उड़ाना, पतंगे उड़ाना, ये सब काम होता है। तो बाबर जो है
दो खेल जो है भारत में लाया था, दो खेल को जो है भारत में लाया था। एक था गंजीफा। गंजीफा, गंजीफा का मतलब होता है ताश का खेल, ताश का खेल। और एक और खेल था जिसको हम लोग जो है इस्कबाज कहते हैं। अब देखिए नाम से ही है इस्कबाज, इस्कबाज। जैसे अभी मान लीजिए आप रास्ते में चल रहे हैं, एक कबूतर से दोस्ती हो जाए और कबूतर जो है आपके कंधे पे आके बैठ जाए, कभी सिर पे आके बैठ जाए, कभी आपके हथेली पे बैठ जाए, तो रास्ते में जो भी लड़कियां आपको मिलेगी बहुत ही गौर से आपको देखेगी, वहाँ जो है आपका इश्कबाजी स्टार्ट हो जाएगा। तो उससे आप रिलेट करके देखिए, तो कबूतर का खेल जो था उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इश्कबाज, इश्कबाज। तो इससे याद रखिएगा बाबर बहुत ही इश्कबाज आदमी था, इसलिए उन्होंने जो है एक खेल को भारत में लाया, कबूतर का खेल, कबूतर का खेल। तो ये दो खेल जो है आप याद रखिएगा, क्योंकि आपसे पूछा जाएगा कि बाबर का देन क्या था भारत को। अगर भारत में बाबर आया तो भारत को क्या मिला बाबर से, तो बाबर से बहुत कुछ देखने को मिला। चांदी का सिक्का जो चलाया था उसका नाम शाहरुख था, आगरा में बाग बनाया उसका नाम आराम बाग था। दो खेल भारत में लाया था, गंजीफा जिसको हम लोग ताश का खेल कहते हैं, और इश्कबाज जिसको हम लोग जो है कबूतर का खेल कहते हैं। और इन दोनों में से सबसे प्रिय खेल कौन था बाबर का, ये पूछता है। तो बाबर जो है इश्कबाजी करता था बहुत ज़्यादा ना, तो इसलिए इश्कबाज जो था बाबर का बहुत ही प्रिय खेल था, ये आप लोग जो है याद रखिएगा। अब हम बात करते हैं कि बाबर जो तुर्की भाषा में लिखता था, तुर्की भाषा में लिखने के क्रम में उन्होंने जो है एक जो है पद शैली का जो है शुरुआत किया था, जिसको हम लोग जो है मुंबईयान कहते हैं। तो आपसे पूछा जाता है मुंबईयान पद शैली की शुरुआत जो है, मुंबईयान पद शैली इसकी शुरुआत जो है किसके द्वारा किया गया था, तो बाबर के द्वारा किया गया था। देखिए लिखने की कला जो है बाबर में कूट कूट कर भरा था। और मुंबईयान जो था, मुंबईयान ये जो है इनकी पैतृक या कह सकते हैं कि मातृ जो भाषा होती है, मदर टंग जो होती है, तो मातृभाषा में जो है ये मुंबईयान लिखा गया था। और ये क्या था, एक शैली है, लिखने की एक क्या है, शैली है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि मुंबईयान जो है शैली जो है किसके द्वारा, ये जो है बिल्डिंग बनाने की शैली नहीं है, ये क्या है, ये लिखने की शैली है। जो लिखावट होता है वो लिखने की शैली है मुंबईयान। तो मुंबईयान पद शैली की शुरुआत जो है किसके द्वारा किया गया था, तो बाबर के द्वारा गया। तो बाबर ने जो है बाबरनामा जो पुस्तक लिखा उसमें जिक्र किया कि जिस समय बाबर भारत पर आक्रमण कर रहा था और भारत पर शासन कर रहा था, उस समय उन्होंने अपने पुस्तक में एक राजा की चर्चा किया है। वैसे राजा तो बहुत सारा चर्चा किया है, लेकिन एक राजा को उन्होंने भारत का सबसे शक्तिशाली शासक बताया, और वो राजा था कृष्णदेव राय, याद रखिएगा। तो बाबर ने किस शासक को जो है अपने समकालीन किस शासक को जो है सबसे शक्तिशाली, यानी भारत का सबसे शक्तिशाली शासक जो है बताया है, तो कृष्णदेव राय, कृष्णदेव राय याद रखिएगा। ये क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे कि बाबर के द्वारा जो है कृष्णदेव राय को भारत का तत्कालीन जो है सबसे शक्तिशाली शासक के रूप में जो है वो लिखा गया है, किसमें, तो बाबरनामा पुस्तक में। तो इस प्रकार से हम लोग देखें कि बाबर के द्वारा जो है क्या क्या जो है चीज़ें जो है भारत में लाया गया, और किन किन चीज़ों से भारत को जो है फायदा हुआ बाबर के आने से, और घाटा तो आप जानते ही हैं कि जो भी भारत में शासक थे उनको घाटा तो लगा ही। तो इस प्रकार से हम बाबर के बारे में जो है इन सभी चीज़ों का हम लोग जिक्र कर लिए। अब हम चलेंगे बाबर के बाद जो है बाबर का जो पुत्र हुआ, सबसे बड़ा पुत्र हुमायूं, क्योंकि दिल्ली सल्तनत से ही जो है एक प्रथा चली आ रही थी कि जो राजा का जो बड़ा पुत्र होता है वही अगला जो है शासक बनेगा, उत्तराधिकारी बनेगा। तो बाबर जब जिंदा ही थे, क्योंकि बाबर जो है अकस्मात उनकी मृत्यु होती है, वो बीमार पड़े पहले, उसके बाद जो है उनकी मृत्यु हुई। तो बाबर मरने से पहले ही हुमायूं को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त करके गए थे, चुन दिए थे कि बोले थे कि यही हमारा जो है उत्तराधिकारी होगा। शायद उनका ये भूल था, क्योंकि हुमायूं उतना जो है दक्ष शासक नहीं था, उतना जो है कैपेबल शासक नहीं था।
आगे जाकर हम देखेंगे किस प्रकार से जो है हुमायूं को सामना करना पड़ा और अपने जीवन को सरवाइव करने के लिए भारत में। तो ये जो है आप जितना भी हम यहाँ पर नोट किए हैं आप लोग जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और नहीं तो इसको जो है वीडियो को पॉज करके आप इसको नोट कर लीजिए। अब हेडिंग डाल दीजिएगा हुमायूं का। हुमायूं के बारे में थोड़ा सा हम लोग देखेंगे, फिर जो है हुमायूं के बारे में जो है बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ेंगे, जिस प्रकार से हम लोग जो है बाबर के बारे में पढ़ें। तो उम्मीद करते हैं कि बाबर के बारे में जितना भी कुछ आप लोगों को बताया गया होगा, एक एक पॉइंट जो है आपके दिमाग में छप गया होगा, क्योंकि इतनी अच्छी तरीके से जो है पढ़ने का मतलब ये होता है कि वो दिमाग में आपको बैठना चाहिए और थोड़ा सा रिवीजन भी मांगता है। ये नहीं कि एक बार पढ़ लिए कि आपको जीवन भर याद रहेगा, बिल्कुल भी नहीं है। आपको 2 दिन 4 दिन में इसको एक बार रिवीजन करना है और खुद का नोट्स जरूर बनाइए। और नोट्स नहीं बनाइए तो अगर वीडियो ही देखना है तो वीडियो को पहली बार तो नॉर्मल स्पीड में देखिए, दूसरी बार जो है थोड़ा सा स्पीड बढ़ा के देखिए, तीसरी बार और स्पीड बढ़ा के देखिए, चौथी बार जो है कम से कम 2 गुना स्पीड में जरूर देखिए, ताकि 20 मिनट का वीडियो आप जो है 10 मिनट में देख सकें। चलिए आप हेडिंग डाल दीजिए हुमायूं। हुमायूं हुमायूं के बारे में हम लोग जानते हैं। देखिए बाबर के पास जो है, अब वैसे तो ऑफिशियल पत्नी और ऑफिशियल बेटा, तो ये तो जो है फिक्स रहता है, लेकिन अनऑफिशियल बहुत ज़्यादा रहता है। तो अनऑफिशियल को नहीं पढ़ेंगे, जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो महत्वपूर्ण होगा उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो उसी के बारे में हम लोग जो है आज हम बात करेंगे। तो देखिए अब हम बात करेंगे कि बाबर जो थे, बाबर के पास 4 पुत्र थे। बाबर का पुत्र हुमायूं सबसे बड़ा था। हुमायूं जो था सबसे बड़ा था। हुमायूं, कामरान, अस्करी और हिंदाल, ये 4 पुत्र जो था किसका था? बाबर का। और इसमें से सबसे बड़ा पुत्र कौन था? हुमायूं। और हुमायूं को ही जो है अगला शासक जो है नामित कर दिया था बाबर के द्वारा, और कहा गया था कि यही हमारा जो है वारिस होगा, यही हमारा जो है आगे चलकर जो है उत्तराधिकारी बनेगा। तो यहाँ जो है उत्तराधिकार का युद्ध नहीं हुआ चारों भाइयों में। जब बाबर की मृत्यु हो जाती है तो हुमायूं बहुत ही ईमानदार आदमी था, और यही ईमानदारी इसको ले डूबी। क्योंकि याद होगा आपको, प्राचीन भारत के इतिहास में हम लोग जो है अशोक के बारे में पढ़ते हैं। जब हम मौर्य काल पढ़ते हैं उसमें अशोक की चर्चा आती है। अशोक ने अपने 99 भाइयों को मारा था, तब जाके वो अशोक सम्राट बना था। और वही गलती जो है बाबर के बेटा जो है हुमायूं के द्वारा किया गया। अगर हुमायूं इन तीनों को मार देता तो हुमायूं भारत का जो है शक्तिशाली शासक बन पाता। अगर ये तीनों को नहीं मारा, तीनों को छोटा छोटा साम्राज्य जो है बांट दिया, इसलिए हुमायूं क्या हो गया? कमजोर हो गया। आगे हम लोग जो है इसकी हम लोग चर्चा करेंगे। हुमायूं का जन्म, क्योंकि हुमायूं अगला शासक होगा, इसके वास्ते जो हम लोग को पढ़ना पड़ेगा कि हुमायूं का जन्म कब हुआ था। तो 1508 ईस्वी में, याद रखिएगा 1508 ईस्वी में जो है हुमायूं का क्या हुआ था? जन्म हो गया था। बाबर का जन्म 1483 में और हुमायूं का जन्म जो है 1508 ईस्वी में हुआ था। तो क्योंकि ये अगला शासक बनेगा, इसलिए इसके बारे में हमको जानना बहुत ही आवश्यक है। अब देखिए, जब हुमायूं शासक बनता है तो बहुत ही ईमानदारी पूर्वक अपने भाइयों में जो है पूरा साम्राज्य का जो है बंटवारा कर देता है। तो कामरान, उसके बाद जो है अस्करी और हिंदाल सबको जो है बराबर बराबर हिस्सों में जो है अपने साम्राज्य को जो है बांट दिया गया। अब हम बात करते हैं कि किसको कौन सा क्षेत्र जो है दिया गया। तो देखिए, सबसे पहले अगर बात करते हैं तो कामरान की, तो कामरान को दिया था काबुल और कंधार। काबुल एवं कंधार का क्षेत्र जो है ये दिया गया था। अब देखिए, काबुल जो था, बाबर जहां पर शासन किया था इतना दिनों, वो क्षेत्र जो है किसको दिया गया? कामरान को। और हिंदाल को जो है और अस्करी को जो है और हिंदाल को, दोनों को जो है भारत वाला क्षेत्र दिया था। देखिए, ये भारत से बाहर का क्षेत्र है, काबुल और कंधार। ये हो गया कामरान का, काबुल और कंधार। याद कैसे करिएगा? क से कामरान और क से कंधार। अब हम बात करते हैं हिंदाल के बारे में।
देखिए हिंदाल को भारत वाला क्षेत्र दिया था, तो हिंदाल को दिया था मेवात। मेवात याद रखिए, ये राजस्थान क्षेत्र में पड़ता है, मेवात। अब अस्करी, क्योंकि हिंदाल को हम लोग देख लिए, हिंदाल याद रखिएगा, हिंदाल और मेवात। अब होता क्या है कि जब हम लोग खाना खाते हैं तो दाल और भात खाते हैं या चावल बोलते हैं ना, तो दाल से यहाँ रखिए, हिंदाल के लास्ट में क्या आता है, दाल आता है, मेवात ना, भात बोलिए, मेवात बोलिए, क्योंकि हम लोग जो है लोकल भाषा में जो हम लोग चावल को हम लोग भात बोल देते हैं, तो वात से याद रखिएगा भात, तो मेवात हो जाएगा ना। उसके बाद हम जो है अस्करी को देखते हैं, तो अस्करी को दिया था संभल वाला क्षेत्र दिया था, संभल, ये यूपी में पड़ता है, संभल। ठीक है, देखिए कोई अगर अकर के चलता है तो उसको बोला जाता है बाबू तुम संभल के चलो, तुम्हारा दिन खराब चल रहा है, इसलिए ज्यादा अकरो मत ना। तो यहां से आप इसको जो है याद करिएगा, अस्करी मतलब अकर रहा था, इसलिए उसको बोला गया क्या, तुम जो है संभल कर चलो। देखिए कितनी बेहतरीन तरीका से जो है हम याद करवाने की कोशिश कर रहे हैं आपको। किसी चीज को जब जोड़ के याद करिएगा, जैसे इसको देखिए, क से कमरान, क से काबुल, तो याद हो जाएगा कि किसको कौन सा क्षेत्र मिला था, क्योंकि जो चीज अभी हम लिखा रहे हैं उसमें आपको बहुत कंफ्यूजन होगा कि किसको कौन सा क्षेत्र जो है दिया गया था, इसमें आपको बहुत कंफ्यूजन देखने को मिलेगा। इसलिए अभी आप दिमाग में बैठा लीजिए, कुछ चीज़ों को जो जोड़ कर याद करिएगा, तभी जाकर जो है आपको जो है ये बहुत ही अच्छी तरीके से याद हो पाएगा, अन्यथा बहुत ही मुश्किल का काम है ये याद करना। अब देखिए ये तीनों भाई में जो है ये बांट दिया, पूरे साम्राज्य को बांट दिया। अब हम बात करते हैं कि बाबर के बाद जो हुमायूं जब शासन स्टार्ट करता है, तो ये अपना जो है राज्याभिषेक 1530 ईस्वी में करता है, 1530 ईस्वी में करता है राज्याभिषेक हुमायूं, और उसके बाद जो है शासन स्टार्ट करता है। लेकिन बहुत ज़्यादा जो है इनको शासन करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। तो क्या क्या कारण था, तो पहला कारण था राजकोष की कमी, साम्राज्य का विघटन, उसके बाद अफगानों की चुनौती। देखिए जब हुमायूं शासन करना स्टार्ट करता है तो उसके सामने बहुत ज़्यादा जो है कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है उनको। सबसे बड़ी कठिनाई क्या थी, राजकोष की कमी। अब याद करिएगा, बाबर ने जैसे ही पानीपत का प्रथम युद्ध जीता था, उसकी खुशी में जो है उन्होंने एक एक चांदी का सिक्का जो है काबुल के लोगों को बांटा था। पूरी एकदम धन दौलत जो है, पूरी धन दौलत को जो है बहा रहा था, सेना में खर्च कर रहा था, क्योंकि सेना नहीं जीता था, सेना में खर्च किया, लोगों को बांटा, तो इतना धन दौलत बांट दिया कि राजकोष में जो है खाली पड़ गया। अब कोई भी साम्राज्य हो, चाहे अभी वर्तमान में देख लेते हैं, कोई भी देश हो, अगर उसके पास पैसा नहीं हो तो उस देश की हालत जो है बहुत ही बदतर हो जाती है। वहाँ कोई भी शासक हो वो अच्छी तरीके से शासन नहीं चला सकता है। तो सबसे पहला कारण क्या था, राजकोष की कमी। बाबर के समय से चलती आ रही थी और हुमायूं को भी ये सामना करना पड़ा, क्योंकि पिताजी जैसे उड़ाते थे पैसे को, वैसे ही बेटा भी पैसा को उड़ाने लगा, तो इसलिए राजकोष की कमी हो गया। दूसरा, साम्राज्य का विघटन, यानी हुमायूं अपने भाई में जो ये साम्राज्य को बांट दिया, तो पूरा साम्राज्य पर कंट्रोल नहीं कर पाया, और बाद में चलकर ये जो छोटा कमरान था, ये कमरान काबुल कंधार के अलावा जो है पाकिस्तान का और भी क्षेत्र जीत लिया, लाहौर, मुल्तान, ये सब क्षेत्र भी जो है आगे चलकर जीत लिया। तो जितना साम्राज्य बाबर का था उससे बहुत ही छोटा साम्राज्य किसको मिला, हुमायूं को मिला। तो इतनी छोटा साम्राज्य होने के बाद क्या हो गया, रेवेन्यू कम हो जाएगा, यानी राजकोष में जो पैसा आएगा वो भी कम हो जाएगा, सेना भी कम हो जाएगा, और अपने आप को जो है एक कमजोर शासक के रूप में देखेगा। तो इन सभी चीज़ों पर जो है यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि साम्राज्य का क्या हो गया, विघटन हो गया। उसके बाद अफगानों की चुनौती। अब याद करिएगा, घग्घर का युद्ध, यानी घाघरा का युद्ध जिसको कहते हैं, तो घाघरा का युद्ध जो हुआ था, बाबर ने अफगानों को जो है पराजित किया था, और उसके बाद इब्राहिम लोदी को पानीपत के मैदान में पराजित किया था। तो क्या था, अफगान ही था।
तो जब घाघरा का युद्ध हुआ था, महमूद शाह मारा नहीं गया था, महमूद शाह जिंदा था। तो जिंदा था तो बाबर तो मर गया, लेकिन बाबर का बेटा है, उसको तो छोड़ेगा नहीं, इसलिए जो है बार बार चुनौती दे रहा था कौन, अफगान। और आगे चलकर जो है बिहार में एक और अफगान पैदा होगा, इनफैक्ट पैदा हो चुका है, जिसको हम लोग शेरशाह सूरी के नाम से जानेंगे। इसका जीना हराम कर देगा हुमायूं का। तो ये था इंट्रोडक्शन क्लास। आज हुमायूं के बारे में हम लोग देखें। कल हम लोग देखेंगे कि किस प्रकार से साम्राज्य का विस्तार करने की कोशिश जो है हुमायूं के द्वारा किया गया, कौन कौन सी महत्वपूर्ण युद्ध जो है हुमायूं के द्वारा लड़ा गया, और किस प्रकार से जो है शेरशाह का चुनौती जो है सामने आया, और किस प्रकार से हुमायूं जो है निर्वासित जीवन के लिए जो है प्रस्थान कर गया। इन सभी चीज़ों को हम लोग जो है एक एक करके जिक्र करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अपने आप को एक ऐसा बेहतर इंसान बनाइए ताकि महिलाएं आपके साथ सजग, सुरक्षित और सम्मानित महसूस कर सके। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।